नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। कोरोना वायरस के मामले देश भर में 13,800 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में राजस्थान के कोटा में दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने आए हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए कोटा में फंसे हुए अपने बच्चों को लाने के लिए 200 बसें भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हजारों छात्र छात्राएं कोटा में कोचिंग लेते हैं और इस लॉकडाउन में हॉस्टल में फंसे हुए हैं। आखिरकार कोटा से बच्चों को वापस बुलाने का काम शुरू हो गया। ये बसें कोटा में उन्हें 5 पॉइंट से उठाएंगी और यूपी में उनके शहरों तक पहुंचाएंगी। उनके शहरों से उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। 200 बसें आगरा से और 100 बसें झांसी से रवाना हुई हैं। रोडवेज के और पुलिस के ये लोगों को विद बैग एंड बैगेज जो है उनको भेजा जा रहा है। लंच पैकेट, पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क के साथ। कितनी बसें आगरा से जा रही हैं और किसी जिले से जा रही हैं या राज्य से? ये आगरा से 200 बसों का भी प्लान है और झांसी रेंज से भी 100 बसें जाने की जो सूचना है। अब वो टोटल मिलाकर के 300 बसों जाने का जो है प्लान बनाया गया। कितने बच्चे सर हैं वहाँ पे फंसेंगे? बच्चों की एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन यह कि 25 बच्चे पर बस के हिसाब से भेजे जा रहे हैं। कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। यहाँ देश भर से 1.5 लाख बच्चे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदेशे से करीब 1.25 लाख बच्चे अपने घर जा चुके हैं, लेकिन करीब 25,000 बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं। इनमें बड़ी तादाद में टीनेजर छात्र हैं जो वहां परेशान हैं। वे कुछ दिनों से #SendUsBackHome चला रहे थे, जिन पे तमाम जिम्मेदार लोगों को वो टैग कर 50,000 से ज्यादा ट्वीट कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही उन्हें भेजने पे राजी थे। कोटा में हमारे छात्र अटके पड़े हैं। तमाम लोग चाहते हैं हम अपने एक बार घरों में जाना चाहते हैं, इसलिए जो राजस्थान के अपने इलाकों में जाना चाहते हैं उनके लिए हम देखेंगे कैसे क्या व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसमें इसका जिक्र नहीं है कि आप किसी को भेज सकते हो, राजस्थान के बाहर नहीं भेज सकते। उनको समझाना पड़ेगा। पर इतना मैं कह सकता हूँ, उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार प्रवासी मजदूरों की भी वापसी के खिलाफ रहे हैं। कोटा से कुछ छात्रों की वापसी पे भी बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने गृह मंत्री से एतराज किया था। इस पर बिहार और यूपी दोनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं। पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करें, जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारी से विशेष अनुमति लेकर आए, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पे रोक प्रदेश में नहीं घुसने दिया। विद्यार्थी हो या अप्रवासी मजदूर, बिहार सरकार ने संकट में सभी को त्याग दिया। जबकि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन ये सवाल भी है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है। तीनों सरकारों के अपने अपने दावों और अपने अपने तर्कों के बीच बहरहाल बच्चे बेइंतहा खुश हैं कि वो इस खौफ के माहौल में अपने माँ बाप के पास अपने घर पहुंच जाएंगे। पटना में मनीष कुमार, जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह और आगरा में नसीम अहमद के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब तक 13,835 केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,076 नए मामले सामने आए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना की रफ्तार 40% कम हुई है। जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 दिन में दोगुनी हो रही थी, अब 6.2 दिन पर हो रही है। अगर आप इस ग्राफ पर नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस तरह से अब ये कर्व फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सबसे शुरू में देखेंगे तो 24 मार्च को एक दिन में कोरोना के मामलों की संख्या 52 थी, फिर ये हर दिन बढ़ी। 16 अप्रैल को एक दिन में 1,463 केस सामने आए, लेकिन फिर 17 अप्रैल को यह संख्या घटी और एक दिन में कोरोना के 1,076 मामले सामने आए। तो इस तरह से 14 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच ये ग्राफ फ्लैट होता नजर आ रहा है। शाहीन बाग, ये नाम लेते ही शायद आपके जहन में सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की तस्वीरें ताजा हो जाती होंगी, लेकिन इस बार ये इलाका कोरोना वायरस की वजह से चर्चा में है। संक्रमण के मामले यहां पर सामने आते ही प्रशासन ने इस इलाके की एक गली को सील कर दिया है। कुछ इस सख्ती के साथ पुलिस शाहीन बाग के हॉटस्पॉट इलाके में लोगों को बेमतलब घर से निकलने से रोक रही है। गली नंबर 6 ए ब्लॉक शाहीन बाग में एक शख्स को कोरोना हुआ।
प्रशासन ने एहतियातन गली सील कर दी। जैसा आप देख रहे हैं ये ब्लॉक शाहीन बाग ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। यहाँ पे एक पॉजिटिव केस आया था, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है। और उसके बाद इस जोन को सिक्योर किया गया। अब इस कंटेनमेंट जोन के सभी घरों का सर्वे होगा, सैनिटाइजेशन होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। जरूरत का सामान गेट पर मंगाया जा सकता है। दिसंबर के महीने में CAA और NRC विरोधी आंदोलन शाहीन बाग की पहचान बना। चुनाव की बंदिशें और कोरोना काल में भीड़ ना जुटाने के सरकारी आदेश के बावजूद शाहीन बाग में धरना चलता रहा। हालांकि आंदोलनकारियों का कहना था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे थे। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन का ऐलान होते ही पुलिस ने 100 दिन से चला रहा धरना हटाया। अब शाहीन बाग का सामना कोरोना से है। बीमारी किसी को हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन देखकर नहीं आएगी, बीमारी किसी को भी हो सकती है। बीमारी ये सबको फैल सकता है, ये कुछ ऐसा कुछ कोई नहीं कह सकता कि कैसे फैलता है। जो बोलता है कि नहीं फैलेगा वो बेवकूफ आदमी है कसम से। लॉकडाउन से पहले आंदोलन के चलते शाहीन बाग लगातार सुर्खियों में बना रहा। अब लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर शाहीन बाग सुर्खियों में आ गया है। भले ही कोरोना संक्रमण का केवल एक ही मामला अभी तक यहां पर सामने आया है, लेकिन वो एक मामला ही सुर्खियां बनाने के लिए काफी है। शाहीन बाग दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDT मीडिया। और क्या महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने लगी है? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार 2 दिन से बढ़कर 5 से 6 दिन हो गई है। देश में कोरोना के संक्रमण की सबसे ज्यादा रफ्तार महाराष्ट्र में है, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की माने तो मरीजों के दोगुना होने का औसत 2 दिन से बढ़कर 5 से 6 दिन पर आ गया है। ये अच्छी बात है, इसे और बढ़ाना है। 5 चा अर्थ असा की आज जी संख्या है 5 का मतलब आज जो संख्या है वो 5 दिन में डबल होती है। पहले 2 या 3 दिन में डबल होती थी। ये कोरोना कंटेनमेंट कार्य योजना के प्रभावी अमल से संभव हुआ है। लॉकडाउन का भी इसमें अहम रोल है। लॉकडाउन पण चांगला व्यवस्थितपणे राबवला पाहिजे, संसर्ग टाळता आला पाहिजे। मंत्री जी के मुताबिक महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे ज्यादा मरीज मिलने की एक वजह सबसे ज्यादा टेस्ट होना भी है। राज्य में अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन पॉजिटिव पाए जाने का दर सिर्फ 2.5% है। टेस्ट की संख्या और रिपोर्ट में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने रैपिड टेस्ट और पूल टेस्ट की इजाजत भी केंद्र से मांगी है। राज्य का कोरोना मृत्यु दर आंकड़ा भी देश में सबसे ज्यादा है, पर उसमें 83% मौत ऐसे मरीजों की हुई है जो बुजुर्ग होने के साथ मधुमेह, हृदय विकार जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। स्वास्थ्य विभाग ने मृत्यु दर कम करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति भी बनाई है और अब प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के लिए ICMR से अनुमति भी मांगी गई है। 300 पेशेंट बरे होऊन डिस्चार्ज झालेले त्यांच्या बॉडी जो 300 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। ऐसे लोगों का रक्त द्रव्य यानी प्लाज्मा निकालकर कोरोना ग्रस्त मरीजों को देकर उन्हें जल्दी ठीक करने में मदद मिलेगी। आजारी पेशंटला दिला म्हणजे कोरोनाग्रस्तांना दिला, कोरोना बाधितांना दिला तर त्यांचं रिकव्हरीचं प्रमाण वाढतं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों के प्रतिदिन मिलने वाली संख्या जो 350 के करीब थी वो घटकर 250 से 300 के बीच आ गई है और मुंबई में भी नए मरीजों की संख्या जो 200 तक पहुंच चुकी थी वो अब घटकर 100 से 150 के बीच आ गई है। ये शुभ संकेत जरूर है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं प्रतिदिन होने वाले टेस्ट की संख्या भी तो कम नहीं हुई है। मुंबई से सुनील सिंह, NDT इंडिया के लिए। मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार जा चुका है। ऐसे में जो मुंबई का भूगोल है, ढांचा है, वो एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1,10,000 लोग रहते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसे में जो टाउन प्लानर्स हैं, हाउसिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि सरकार को कोरोना वायरस से अब सबक लेते हुए यहाँ के डेवलपमेंट प्लान्स में सख्त बदलाव करने की जरूरत है। जमीन कम, आबादी ज्यादा। पूरे विश्व में मुंबई एक ही ऐसा शहर है जहां 120 किलोमीटर में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं। घनता है जिसको डेंसिटी बोलते हैं, ये विश्व में सबसे ज्यादा है। इतने डेंसिटी में जब रहते हैं, जब सोशल डिस्टेंसेस बहुत ही मुश्किल होता है। मुंबई में 16,800 पुरानी जर्जर इमारतें हैं जिनकी उम्र 80 से 100 साल या 100 से ज्यादा है, जिसमें करीब
25 लाख लोग रहते हैं जिनको चाल बोलते हैं, जहां पर भी उनके घर में टॉयलेट नहीं होता। तो पूरे मुंबई में करीब करीब 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर में शौचालय नहीं है। चीन का वुहान शहर, जहां से ये महामारी फैली, यहां की करीब 1 करोड़ 10 लाख की आबादी 8,494 वर्ग किलोमीटर में रहती है। महामारी से बुरी तरह से घिरे न्यूयॉर्क में करीब 80 लाख 90 हजार की आबादी 783 वर्ग किलोमीटर में बसी है। वहीं इस बीमारी की मार झेल रहे लंदन में 90 लाख लोग 1,572 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले मुंबई शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1,10,000 लोग बसे हुए हैं। 70% से ज्यादा स्लम्स है, चॉल्स है और जो तुम्हारे डायलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है। एक टेनामेंट में 5 से 10 लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं। उसमें एक व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके घर में, फिर वो बाजू वालों में और फिर वो कम्युनिटी में स्प्रेड होने में देर नहीं लग सकती है। मुंबई के टाउन प्लानर्स मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जब मुंबई के सारे डेवलपमेंट प्लान्स की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। नई सोच से, नए विचार से, एक नई चेतना और भावना लेकर मुंबई के पुनर्विकास की एक नया विचार करना चाहिए। अगर नया विचार नहीं करेंगे तो महामारी की चपेट में मुंबई, जब भी कोई तकलीफ होगी तब मुंबई के नागरिकों को बहुत ही ज्यादा असुविधाएं होंगी। वादे तो कई हुए, लेकिन गरीब या मध्यम वर्ग के लिए ज्यादातर हाउसिंग स्कीम्स नाकामयाब रहीं। बताया जाता है कि 35 साल में 10% लोगों के लिए भी यहां नया घर नहीं बन सका। एक्सपर्ट्स को लगता है कि अब कोविड के कहर से सबक लेते हुए मुंबई की ज्योग्राफी बदलने की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट।